नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आज आप सभी को मैं बायोलॉजी का चैप्टर जीव विज्ञान के बारे में आज आप सभी को सभी डिटेल्स बताएंगे, जिसमें मैं आप सभी को किंगडम अथवा क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा किंगडम किस प्रकार है और उसके में कौन कौन से एनिमल्स अथवा बर्ड्स, कौन कौन से प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस किस किंगडम में आते हैं अथवा क्या क्या उनका क्लासिफिकेशन है। ये सभी तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि आखिर जीव विज्ञान है क्या और जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पूरा मतलब जीव विज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंत में आज आप सभी को बताऊंगा, जो हमारे क्वेश्चन SSC GD, SSC CHSL, SSC MTS, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी GD, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। वो सभी प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को एक एक चीज़ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आज आप सभी को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान। आखिर जीव विज्ञान होता क्या है, सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा। दोस्तों, जीव विज्ञान जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ये हमारा दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर है। जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर है जीव विज्ञान। दोस्तों, जीव विज्ञान के अंतर्गत दो हमारी इसकी क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन होती हैं। जीव विज्ञान के हमारे दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बोटेनी, एक पार्ट होता है बोटेनी। दोस्तों, बोटेनी वो होता है जिसके इसके अंतर्गत हम पौधों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हम पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं बोटेनिक। और जिसमें हम जीव जंतु की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी हम बोलते हैं जिसमें हम जीव जंतु की स्टडी करते हैं, जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। और जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसे हम बोलते हैं बोटेनी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं और दोस्तों इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं बोटेनी। पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम बोलते हैं बोटेनी, और जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व, सबसे पहले दोस्तों अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व जंतु इतिहास नामक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? जंतु इतिहास। किताब का नाम था दोस्तों जंतु इतिहास। जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी दोस्तों किसने? अरस्तु ने नामक किताब लिखी। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि जूलॉजी का फादर किसे बोला जाता है, तो जूलॉजी का फादर बोला जाता है अरस्तु को। अरस्तु को दोस्तों जूलॉजी का फादर बोला जाता है। अरस्तु को जूलॉजी का फादर बोला जाता है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान का फादर बोला जाता है अरस्तु को। उसके बाद इसके आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं? वर्गीकी। ये जूलॉजी की शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। दोस्तों, टैक्सोनॉमी क्या होती है आपको बताता हूँ। टैक्सोनॉमी को मैं हिंदी में बोलता हूँ वर्गीकी। टैक्सोनॉमी एक प्रकार की दोस्तों शाखा है जिसके अंतर हम सभी जीव जंतुओं को अलग अलग मतलब किंगडम में रखते हैं। अलग अलग किंगडम में रखकर उनका नामकरण करते हैं कि कौन सा जीव किस किंगडम में आएगा, अथवा उसके
क्या क्या लक्षण होंगे अथवा उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो साइज है वो किस प्रकार का रहेगा, किस किंगडम के अंतर्गत आएगा, ये सभी प्रकार की जो हम अध्ययन करते हैं वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही करते हैं और उसे हम टैक्सोनॉमी ही बोलते हैं, वर्गीकी ही बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। अब आता है दोस्तों, ध्यान दे, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको ध्यान देनी है। 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनायस, 1735 ईस्वी में दोस्तों कौन साइंटिस्ट था? साइंटिस्ट थे एक कैरोलस लिनायस ने अपनी पुस्तक में सिस्टमा नेचुरी, दोस्तों 1735 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनायस, जिनकी एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी इनकी एक पुस्तक है। 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, एक वैज्ञानिक हुए हैं 1735 ईस्वी में जिनका नाम था कैरोलस लिनायस। इनकी एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, जिसका नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने 4000 से ज़्यादा जीव जंतु का वर्गीकरण किया है उस पुस्तक के अंदर। मतलब जीव जंतु का वर्गीकरण किया है, मतलब क्लासिफिकेशन किया है अपनी पुस्तक के अंदर, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। मतलब कैरोलस लिनायस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों ये ध्यान देने वाली चीज है। अब नेक्स्ट आता है, प्राणी दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? प्राणी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राणी होते हैं एक कोशिका प्राणी, दूसरा प्राणी होता है बहुकोशिकीय प्राणी। मतलब एक कोशिका वाले वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होती है, जिनके अंदर एक कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोशिका होती हैं, एक से ज़्यादा सेल होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि एक कोशिकीय प्राणी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, उसके बारे में क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका अथवा सेल से बने होते हैं। दोस्तों जो यूनिसेलुलर अथवा एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। और दूसरा यहाँ पे है, सभी एक कोशिकीय प्राणी को एक समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। दोस्तों जो सिंगल सेल वाले प्राणी होते हैं, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं, उन्हें दोस्तों रखा जाता है प्रोटोजोआ में, उन्हें रखा जाता है प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। अब आपको बताते हैं बहुकोशिकीय प्राणी अथवा मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में आपको बताते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? दोस्तों जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सेल के मिलने से एक बॉडी उत्पन्न होती है। मतलब मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। दोस्तों जो मल्टी सेलुलर प्राणी होते हैं, जो हमारे बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, उन्हें 9 संघों में रखा गया है, मतलब 9 किंगडम में रखा गया है। अब मैं आप सभी को एक एक करके सभी किंगडम के बारे में पूरी तरह से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सभी प्रकार की जानकारी आपको एक एक करके दूंगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं उन्हें हम 9 किंगडम में डिवाइड किया गया है, उनको 9 किंगडम में डिवाइड किया गया है। और वो 9 किंगडम कौन कौन से हैं मैं आज आप सभी को एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा अथवा सुनिएगा। तो आज का जो हमारा अब दोस्तों जो हमारा पहला जो हमारा किंगडम है जिसका नेम है दोस्तों प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ किंगडम, प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ दोस्तों वो होता है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डस ने किया था। दोस्तों, प्रोटोजोआ जो शब्द है सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले गोल्डस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। दोस्तों, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सबसे साधारण और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ वो होते हैं जिनमें एक सेल होती है। इसके अंतर्गत वो जीव जंतु आते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। दोस्तों, जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या टिश्यू या अंग ऑर्गन नहीं होता। दोस्तों, जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उनके अंदर ना ही टिश्यू होता है और ना ही ऑर्गन होता है। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्रवण और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों, जो प्रोटोजोआ संघ है, जो प्रोटोजोआ किंगडम है, उसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं वो अपने शरीर के बाहर से, मतलब जो शरीर की जो सतह होती है उसी से मतलब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके दोस्तों प्रोटोजोआ संघ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो यूनिसेलुलर हैं। मतलब प्रोटोजोआ के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव जंतु ही आते हैं। ऐसे जीव जंतु जो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं वो सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अमीबा, दूसरा एग्जाम्पल है पैरामीशियम कॉर्डेटम, तीसरा एग्जाम्पल है यूग्लिना, चौथा है टिपेनोसोम ग्रेवियंस, फिर है दोस्तों एसिटिबुलेरिया। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ के। चलिए अब नेक्स्ट किंगडम में पहुंचते हैं दोस्तों, आपको उसके बारे में भी अच्छे से जानकारी देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा किंगडम आ रहा है वो है सीलेंटेटा। सीलेंटेटा हमारा जो अगला किंगडम है वो है सीलेंटेटा। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर सीलेंटेटा होता क्या है। प्रवाल जंतु। दोस्तों, इसका नया नाम निडेरिया भी है। दोस्तों, जो सीलेंटेटा है, तो दोस्तों जो हमारा अगला किंगडम है उसका नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा दोस्तों, सीलेंट्रेटा इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम है निडेरिया। इसका नया नाम क्या है दोस्तों? निडेरिया। इसका नया नाम है सीलेंट्रेटा का दोस्तों नया नाम है निडेरिया। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो सीलेंट्रेटा किंगडम के जो जीव जंतु होते हैं वो समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। ये मतलब अक्सर यही देखने को मिला है, ये सभी जीव जंतु समुद्री जल में ही पाए जाते हैं जो सीलेंट्रेटा किंगडम के होते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। इन जंतुओं में रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करते हैं। दोस्तों, जो सीलेंट्रेटा किंगडम के जो भी जीव जंतु हैं इनके में दोस्तों रक्त नहीं होता है। इनके में क्या नहीं होता है? इनके में रक्त नहीं होता है। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। जो दोस्तों सीलेंट्रेटा में जो भी जीव जंतु आते हैं इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ही धागे महीन जैसी होती है, धागे जैसी होती है इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, और इनमें रक्त नहीं होता है फिर भी ये श्वसन करते हैं, फिर भी मतलब ये सांस लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता है। मतलब सीलेंट्रेटा के जो भी जीव होते हैं दोस्तों उनमें कोई भी मतलब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पूरा नहीं पाया जाता है। सो दोस्तों, जो सीलेंट्रेटा किंगडम में जो भी जीव आते हैं उनमें दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। अब उसके आगे दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्त्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों,
ग्रेट बैरियर रीफ एक जगह है दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इनका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। जो सीलन-ट्रेटा में जो जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं, इनके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। अब दोस्तों जो सीलन-ट्रेटा के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रो, फिर है दोस्तों आरेलिया, सेकेंड एग्जाम्पल है आरेलिया, फिर तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों मूंगा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कोरल। ये इसके सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट किंगडम पे चलते हैं। आज का अगला किंगडम हमारा है वो है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीस। आज का अगला जो हमारा किंगडम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर प्लेटीहेल्मिन्थीज होता क्या है। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थीज इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी पैरासाइट होते हैं। दोस्तों एक समझने वाली बात यह है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं उनके अंदर दोस्तों जो आहार नाल होती है, मतलब जो फूड पाइप होती है, जो पाइप होती है जिससे हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, जो खाना जाता है, वो ही इनके अंदर नहीं होती है। तो ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब दूसरे और लोगों पे ये निर्भर होते हैं, और लोगों मतलब पेड़ पौधों पे ये निर्भर रहते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशेषण करते हैं। दोस्तों जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं वो मनुष्य के शरीर में अथवा जानवर के शरीर में अथवा जो पालतू पशु हैं उनके शरीर में रहकर उनकी सतह से ही ये अपना भोजन अवशोषण करते हैं अथवा अपना भोजन ये करते हैं। इसके दोस्तों कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके उदाहरण हैं, पहला है प्लेनेरिया, दूसरा है फैसियोला, दूसरा है एग्जाम्पल फैसियोला, तीसरा एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, इसका तीसरा एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो नेक्स्ट किंगडम हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट किंगडम हमारा है एस्केहेल्मिन्थीस। नेक्स्ट किंगडम है हमारा एस्केहेल्मिन्थीस। हमारा नेक्स्ट किंगडम है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें राउंड बॉम, गोल कर्म भी कहा जाता है। दोस्तों एस्केहेल्मिन्थीस को राउंड बॉम भी कहा जाता है। यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी पैरासाइट दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पे आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों जो एस्केहेल्मिन्थीस में जो जीव जंतु होते हैं उसमें कुछ तो जीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो है, फॉर एग्जाम्पल इसका है दोस्तों एस्केरिस थैंड्रम इसका दोस्तों उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस थैंड्रम, इसका एग्जाम्पल है। अब जो अगला किंगडम है वो है एनेलिडा। अगला किंगडम हमारा है एनेलिडा। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं। ये प्राणी क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये प्राणी हो सकते हैं जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। दोस्तों जो एनेलिडा किंगडम में जो भी जीव आते हैं वो दोस्तों जल में भी रहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं और स्वतंत्र भी रहते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। और इनका शरीर जो होता है वो खंडों में डिवाइड होता है। इनका शरीर किस में डिवाइड होता है? इनका शरीर दोस्तों टुकड़ों में, मतलब
मतलब खंडों में डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों? ये एग्जाम्पल होगा एनेलिडा। एनेलिडा में जो जीव होते हैं, उनका जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है, वो खंडों में विभाजित होता है। इसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल इसका है केचुआ, दूसरा एग्जाम्पल है जोंक। दोस्तों इसका जो दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है केचुआ और दूसरा एग्जाम्पल है जोंक, ये सभी एनेलिडा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। अब जो नेक्स्ट किंगडम है, नेक्स्ट किंगडम पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट किंगडम हमारा है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट किंगडम है हमारा आर्थ्रोपोडा। अब मैं बताऊंगा कि आर्थ्रोपोडा किंगडम क्या होता है। आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा जो किंगडम है, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा किंगडम माना जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा किंगडम है दोस्तों आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर रहते हैं दोस्तों। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो भी जीव जंतु होते हैं, वो जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। मतलब थल का मतलब ये है कि ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं, मतलब हवा में भी पाए जाते हैं। ये दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा किंगडम माना जाता है, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है: सिर, हेड, थ्रोट और उदर, एब्डोमेन। दोस्तों जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं, इनका जो शरीर है, इनका जो बॉडी है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 भागों में बना होता है। पहला जो भाग है हमारा हेड, मतलब हमारा सिर, और जो दूसरा भाग है वो हमारा बीच वाला भाग, तीसरा भाग हमारा एब्डोमेन, नीचे वाला। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग इंसेक्टा भी शामिल है दोस्तों। जो हमारा आर्थ्रोपोडा किंगडम है, इसके अंतर्गत हमारा कीट वर्ग भी शामिल है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंसेक्टा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टा। ये भी हमारा आर्थ्रोपोडा में ही शामिल है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के। पहला है बिच्छू, फिर है मकड़िया, फिर है झींगा, फिर केकड़ा, फिर मधुमक्खी, फिर है काकरोच। ये सभी प्रकार के दोस्तों एग्जाम्पल हैं जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल 6। दोस्तों जो कीट होता है दोस्तों, हमारा कीट, आपने कीट देखा होगा, उसमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। तो इसमें टोटल जो टांगे होती हैं वो होती हैं 6। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं, क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं। दोस्तों जो हमारी मकड़ी होती है, वो हमारी कीट वर्ग में नहीं आती है। कीट वर्ग में इसलिए नहीं आती है क्योंकि मकड़ी के जो होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसी के लिए मकड़ी जो होती है वो हमारे कीट वर्ग में नहीं आती है। सो नेक्स्ट, आज का जो हमारा अगला है दोस्तों, अगला ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा किंगडम है वो है इकाइनोडर्मेटा। अगला किंगडम है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा दोस्तों हमारा अगला किंगडम है, ध्यान से देखिएगा। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं दोस्तों। इकाइनोडर्मेटा किंगडम के जो भी जीव होते हैं, वो सभी कहाँ के होते हैं? वो सभी समुद्री होते हैं। वो सभी समुद्र में ही पाए जाते हैं, वो सभी समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इनकी जो दोस्तों स्किन होती है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो भी जीव होते हैं, इनकी जो स्किन होती है, उसमें कांटे टाइप की इनकी स्किन होती है। इनकी स्किन के ऊपर कांटे जैसे दोस्तों नज़र आते हैं, और ये सभी दोस्तों समुद्र में ही पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल इसका है स्टारफिश, दूसरा एग्जाम्पल इसका है समुद्री आर्चिन, तीसरा एग्जाम्पल इसका है समुद्री खीरा, चौथा एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार। ये सभी प्रकार के इसके एग्जाम्पल हैं इकाइनोडर्मेटा के। नोट, ये सभी जंतु मछली नहीं हैं दोस्तों। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये सभी जो जंतु हैं, ये सभी मछली नहीं हैं, पर ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब जो आज का अगला जो है हमारा मोलस्का किंगडम के बारे में आज आप सभी को बताऊंगा। मोलस्का आखिर होता क्या है? मोलस्का के अंतर्गत
कौन कौन से जीव जंतु आते हैं दोस्तों, ये सभी तमाम जानकारी आपको दूंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, आगे बने रहिएगा। अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपको दूंगा। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। दोस्तों, जो मोलस्का किंगडम के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं, इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। इसीलिए इन्हें हम मोलस्का किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। इस संघ के मैक्सिमम जीव समुद्री होते हैं और कुछ स्वच्छ जल और एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, मोलस्का किंगडम के जो ज़्यादा से ज़्यादा जीव होते हैं वो समुद्री ही होते हैं, और कुछ इसमें जीव ऐसे भी होते हैं जो मतलब ज़मीन पर रहते हैं अथवा स्वच्छ जल में रहते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मतलब दोस्तों, जो मोलस्का के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आएंगे, इसमें दोस्तों सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो गिल्स के द्वारा होती है, मतलब फेफड़ों के द्वारा होती है। जो गिल्स होती हैं दोस्तों, जो मछली में गिल्स होती हैं, उनके द्वारा जो फिश है उनके द्वारा सांस लेती है। सो इसमें गिल्स के द्वारा सांस ली जाती है इन सभी जीव में। अब दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके एक उदाहरण बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, दूसरा एग्जाम्पल है सीपिया, तीसरा एग्जाम्पल है सिप जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियो, चौथा है हेलियोटिस, पांचवा दोस्तों एग्जाम्पल है पाइला। सो दोस्तों, आज का जो अगला दोस्तों हमारा किंगडम है, वो किंगडम का नेम है क्वाड्रेटा। क्या है? क्वाड्रेटा। आज का अगला किंगडम हमारा है क्वाड्रेटा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर क्वाड्रेटा क्या होता है। यह संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। दोस्तों, जो क्वाड्रेटा किंगडम है, क्वाड्रेटा संघ है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी बड़ा होता है। इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी, सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। उसमें कछुआ है, मछली है, सांप है, तोता है, चीता है, मनुष्य है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है। ये सभी प्रकार के जीव जंतु क्वाड्रेटा के अंतर्गत आते हैं। क्वाड्रेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, क्वाड्रेटा जो किंगडम है, क्वाड्रेटा जो संघ है, इसे समझने के लिए इसको भी कई पार्ट में विभाजित किया गया है, कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है मत्स्य वर्ग, क्लास, दूसरा है उभयचर वर्ग, एम्फीबिया, तीसरा है सरीसृप वर्ग, रिप्टेलियन, चौथा है दोस्तों पक्षी वर्ग, एप्स, स्तनधारी वर्ग जिसे हम बोलते हैं मैमेलिया। अब देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, इनको क्यों इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इतने पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया है तो इनके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। सो सबसे पहले जो मत्स्य वर्ग, सबसे पहले आता है हमारा मत्स्य वर्ग। इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। दोस्तों, जो हमारा मत्स्य वर्ग है, इसके अंतर्गत हमारी मछलियाँ आती हैं, और जो मछलियाँ हैं वो सांस लेती हैं गिल्स की मदद से, गिल्स की हेल्प से सांस लेती हैं। फिर नेक्स्ट आता है शार्क। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, हमारा जो अगला आता है, अगला हमारा शार्क जो मछली है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। शार्क जो मछली है दोस्तों, इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है, इसमें एक भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, और इसे हम डॉग फिश भी बोलते हैं, इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है डिप्पोकैम्पस। यह एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली। दोस्तों, हिप्पोकैम्पस एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, जिसे दोस्तों सी हॉर्स अथवा समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। हिप्पोकैम्पस दोस्तों विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है, और इसे सी हॉर्स भी बोला जाता है, समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है। समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मैमल स्तनधारी है।
अब दोस्तों जो अगला एग्जाम्पल है वो है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों गेम्बूसिया जो होता है, गेम्बूसिया जिसे हम बोलते हैं मॉस्किटो फिश, गेम्बूसिया दोस्तों एक प्रकार की मॉस्किटो फिश होती है जिसे हम बोलते हैं मॉस्किटो फिश। गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों गेम्बूसिया जो होता है, इसे अगर आप तालाबों अथवा कुओं में अगर आप छोड़ देते हैं तो जो मच्छर होते हैं उनसे हमें निजात मिल जाती है। ये मच्छर को खा जाती है और मच्छरों से छुटकारा पाया जा सकता है गेम्बूसिया फिश के माध्यम से। अगली जो आती है पासाड़ मछली, स्टोन फिश, सबसे विषैली मछली होती है। दोस्तों जो स्टोन फिश होती है, स्टोन फिश जिसे हम बोलते हैं पासाड़ मछली, ये सबसे विषैली मछली होती है। सबसे ज़्यादा विष इसके अंदर होता है, सबसे विषैली मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टारपोडा, राहु, कतेला इस वर्ग के जंतु हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। अब जो अगला वर्ग हमारा आता है वो है उभयचर वर्ग, जिसे हम बोलते हैं एम्फीबिया। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। दोस्तों एम्फीबियंस वो होते हैं जो जल में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, मतलब पृथ्वी पर भी, ज़मीन पर भी रहते हैं और जल के अंदर भी रहते हैं। उन्हीं को हम एम्फीबियन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उन्हें ही हम एम्फीबियंस एनिमल्स बोलते हैं। इनके शरीर पर सल्क, स्केल्स, बाल, पंख नहीं होते, पर इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। दोस्तों जो एम्फीबियंस होते हैं, जो एम्फीबियंस के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, इनकी जो मतलब खाल है, इनकी जो स्किन है वो काफ़ी मतलब चिकनी होती है, काफ़ी मतलब मुलायम होती है और ये अपनी मतलब स्किन की मदद से ही सांस लेते हैं, स्किन की मदद से ही ब्रीथ लेते हैं, स्किन की मदद से ही सांस लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल है मेढक और हाइला, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब मैं अगले पे चलता हूँ दोस्तों। अगला हमारा है सारीसप वर्ग। सारीसप वर्ग दोस्तों हमारा अगला है सारीसप वर्ग, जिसे हम बोलते हैं रिप्टिलिया क्लास। इसे हम बोलते हैं रिप्टिलिया क्लास। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दोस्तों जो रिप्टिलिया क्लास के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं, ये सभी कुछ जीव जंतु स्थल पर रहते हैं, मतलब ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ जीव जंतु पानी के अंदर भी रहते हैं। और ये दोस्तों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ठंडे खून वाले जीव जंतु होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको बताता हूँ दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डैको। ये सभी दोस्तों रिप्टिलिया क्लास के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, सरीसृप वर्ग के एग्जाम्पल हैं। डैको को उड़ने वाली छिपकली फ्लाइंग लिजार्ड कहा जाता है। डैक्रो को उड़ने वाली छिपकली जो होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग लिजार्ड। नेक्स्ट, अब दोस्तों आगे का आता है पक्षी वर्ग। क्या आता है? पक्षी वर्ग। सो दोस्तों आगे का हमारा जो किंगडम आता है, आगे का हमारा किंगडम है क्लास एप्स, जिसे हम बोलते हैं पक्षी वर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम पक्षी वर्ग। अब दोस्तों मैं आज आप सभी को इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ ज़मीन पर तेज़ी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। दोस्तों जो क्लास एप्स होती है, पक्षी वर्ग के अंतर्गत वही जीव जंतु आते हैं जो हवा में उड़ने के साथ साथ ज़मीन पर तेज़ी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। दोस्तों जो क्लास एप्स के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं वो हवा में भी उड़ते हैं और ज़मीन पर भी तेज़ी से चलते हैं। इस वर्ग के जंतु
नियत तापी वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। दोस्तों जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं, इनका जो शरीर है 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग है सिर, दूसरा भाग है गर्दन और तीसरा भाग है धड़। दोस्तों जो पक्षी वर्ग के जीव जंतु होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये गर्म खून वाले जीव जंतु होते हैं। सो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कबूतर, फिर है मोर, फिर है तोता, फिर है ऑस्ट्रिच, फिर है कीवी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हम बताने जा रहे हैं। ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग से जाना जाता है। दोस्तों जो ऑस्ट्रिच पक्षी है ये काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला पक्षी माना जाता है। ऑस्ट्रिच जो पक्षी है ये काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला पक्षी माना जाता है और इसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एप्टेरिक्स। दोस्तों जो कीवी पक्षी है ये अक्सर न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसीलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीवी बोला जाता है। और ये जो कीवी पक्षी है ये भी काफ़ी तेज़ दौड़ने में माहिर है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एप्टेरिक्स। क्या नाम है? एप्टेरिक्स। फिर अगला आता है शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हार्मिंग बर्ड गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। दोस्तों जो शुतुरमुर्ग पक्षी है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है हमारे धरती पर। हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। फिर आता है अगला गुंजन पक्षी, एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। दोस्तों जो गुंजन पक्षी है वो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे को क्या करता है? पीछे की ओर उड़ता है। फिर आता है अगला अबाबिल। अबाबिल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग होता है, जबकि सबसे छोटा हार्मिंग बर्ड का होता है। दोस्तों जो अबाबिल होता है ये भी सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है और सभी पक्षियों में सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का और सबसे छोटा जो अंडा होता है वो होता है हार्मिंग बर्ड का। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पावोकिस्टेटस। दोस्तों पावोकिस्टेटस भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका नाम है पावोकिस्टेटस वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों स्तनधारी वर्ग, जिसे हम बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं? मैमेलिया बोलते हैं दोस्तों स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। दोस्तों जो मैमेलिया वर्ग है, मैमेलिया किंगडम है दोस्तों, स्तनधारी वर्ग जो है, इस वर्ग के सभी जो प्राणी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग सब क्लास में बांटा गया है। जो दोस्तों स्तनधारी वर्ग होता है, जो मैमेलिया किंगडम होता है, जो मैमेलिया क्लास होती है, उसे भी हमने 3 सब क्लासों में बांटा है, 3 उपवर्ग में बांटा है। तो इसमें पहला है प्रोटोथीरिया, फिर है मेटाथीरिया, फिर है यूथीरिया। पहला है पोटोथीरिया, फिर है मेटाथीरिया, फिर है यूथीरिया। दोस्तों पोटोथीरिया के अंतर्गत यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। दोस्तों जो पोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये सभी दोस्तों स्तनधारी और अंडे देने वाले होते हैं। अब आता है मेटाथीरिया। यह जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। दोस्तों जो मेटाथीरिया होते हैं, मेटाथीरिया के अंतर्गत जो वो जंतु आते हैं जो ना ही अंडे देते हैं और ना ही बच्चे को जन्म देते हैं। अब तीसरा आता है यूथीरिया। यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। दोस्तों यूथीरिया के अंतर्गत वो जीव जंतु आते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसका जो प्रोटोथीरिया का दोस्तों उदाहरण है वो है एकेडिना और मोनोट्रिम।
मेटाथीरिया का दोस्तों उदाहरण है कंगारू। अब दोस्तों यूथीरिया का एग्जाम्पल है चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, समुद्री गाय, समुद्री सिंह। ये सभी प्रकार के यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और स्मॉल माउस सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। दोस्तों जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है अपनी पृथ्वी पर, और जो स्मॉल माउस जो होता है वो सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको नोट करने हैं। पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी वार्म ब्लडेड वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जैसे हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, और हमारे जो बॉडी का तापमान होता है उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, उसी को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल। दोस्तों सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल बोलते हैं स्पर्म व्हेल। डॉल्फिन के बारे में आपको बताता हूँ, यह एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है, बहुत ही बुद्धिमान जीव है। दोस्तों जो डॉल्फिन है ये मेमेलिया के अंतर्गत आता है, और जो ये डॉल्फिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान जीव है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। दोस्तों नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बंदर के 2 वर्ग होते हैं। जो हमारा मंकी होता है, मंकी, उसके भी 2 वर्ग होते हैं। अब कौन कौन से वर्ग होते हैं आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। पहला वर्ग होता है कपी वर्ग, जिसे हम बोलते हैं APE। पहला वर्ग होता है कपी वर्ग। दूसरा वर्ग होता है वानर वर्ग, जिसे हम बोलते हैं लंगूर। पहला जो एप होता है उसको भी 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है महाकपि, दूसरा है हिन कपि। छोटे आकार के कपि आते हैं गिबन। दोस्तों हिन कपि में वो जीव आते हैं जो काफ़ी छोटे आकार के होते हैं, और महाकपि में वो आते हैं बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला इसके एग्जाम्पल हैं, और हिन कपि में एग्जाम्पल है गिबन। नोट, बबून ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। दोस्तों बबून नामक एक बंदर होता है जो विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। चमगादड़ ये मेमेलिया में आता है और ऐसा जीव है जो प्रासभ्य ध्वनि सुन सकता है। दोस्तों जो चमगादड़ है ये मेमेलिया के अंतर्गत आता है और एक ऐसा जीव है जो प्रासभ्य ध्वनि सुन सकता है। क्या सुन सकता है? ध्वनि सुन सकता है। अब मैं आज आप सभी के सामने कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैंने आप सभी को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, किंगडम क्लासिफिकेशन का, बायोलॉजी का। अब मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करता हूं, देखता हूं कि आपको कितना समझ में आया और कौन कौन सी आप सभी के प्रॉब्लम रह गई हैं वो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मैं आप सभी की प्रॉब्लम का हल ज़रूर निकाल के दूंगा। अब मैं आप सभी के लिए कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे NDA, SSC और UPSC, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो आपका पहला आंसर है स्टार फिश। आपका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है स्टार फिश, पहला ऑप्शन दिया स्टार फिश, दूसरा दिया है साफिश, तीसरा दिया है पाइप फिश, चौथा दिया है गिटार फिश। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी मछली नहीं है। तो इसमें दोस्तों मछली नहीं है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, मतलब वास्तव में कौन सी मछली है। पहला ऑप्शन दे रखा है स्टारफिश, दूसरा दे रखा है जेलीफिश, तीसरा दे रखा है बिटल स्टार, चौथा दे रखा है समुद्री घोड़ा। तो इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सी क्या है, वास्तव में कौन सी मछली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे बड़ा स्तनपायी मैमेलिया कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपायी अथवा मैमेलिया कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है ब्लू व्हेल, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। आपको इसमें से आंसर बताना है। सो आपका आंसर सही हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही इसमें आपको बताया था, आपको याद होगा। सो दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ऑप्शन दे रखा है फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल और स्पर्म व्हेल और हम्प बैक व्हेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एकेडिना, ऑप्शन नंबर बी कंगारू, ऑप्शन नंबर सी चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी व्हेल। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एकेडिना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी है, उड़ने वाला स्तनपायी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जागुआर, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी पेलिकन, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। आपको सही आंसर इसमें बताना है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा है कौवा, तीसरा है कबूतर, चौथा है तोता। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है, जो 2013 में आईएएस की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है। केवल ए, या केवल 1 और 3, या केवल 2 और 3, या केवल 1, 2 और 3। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वो किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मत्स्य में, दूसरा है उभयचर में, तीसरा है सरीसृप में और चौथा है स्तनी में अथवा मैमेलिया में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैमेलिया में। ऑप्शन नंबर डी मैमेलिया में सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया दोस्तों क्या बताता है। बहुत तेज से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को अथवा जल एवं स्थल दोनों पर भी रह सकने वाले पशुओं को क्या बताता है दोस्तों। एम्फीबिया क्या बताता है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। जो जल अथवा स्थल पे दोनों जगह पर चल सकें अथवा अपना जीवन यापन कर सके, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फीबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है। पहला ऑप्शन है गिवन, दूसरा है गोरिल्ला, तीसरा है लंगूर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंगूर। ऑप्शन नंबर सी लंगूर।
नेक्स्ट, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है गिबन, दूसरा चिंपैंजी, तीसरा गोरिल्ला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिबन। ऑप्शन नंबर ए गिबन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किट नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहले पूछा गया यूपी पीसीएस 2008, यूपी यूडीए एलडीए 2010 में और छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी 2011 में पूछा गया है। पहला है खटमल, दूसरा है मकड़ी, तीसरा है घरेलू मक्खी, चौथा है मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन सा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपको मैंने बताया था। पहला है ऑप्शन ईस्ट, दूसरा है एसिटोबुलेरिया, तीसरा है एसिटोबैक्टर, चौथा है अमीबा। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी एसिटेबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में विषम मद कौन सी है। इसमें आपको विषम मद बतानी है। पहला ऑप्शन है व्हेल, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है चमगादड़, चौथा है मत्स्य। सो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ईमू, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी एल्बेटोस, ऑप्शन नंबर डी साइबेरिया सारस। आपका सही आंसर हो जाएगा, सो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। पहला है कबूतर, दूसरा है तोता, तीसरा है कुंजन पक्षी, चौथा है घरेलू गौरैया। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। सो आपका सही आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर दौड़ता है। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था। आपका ऑप्शन नंबर ए है गौरैया, ऑप्शन नंबर बी कोयल, ऑप्शन नंबर सी साइबेरियन सारस, ऑप्शन नंबर डी गुंजन, ऑप्शन नंबर डी गुंजन पक्षी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर डी गुंजन पक्षी। नेक्स्ट जो हमारा है 19, क्वेश्चन नंबर 19, कार्ड निम्न में से किसकी किस्म है। कार्ड जो है निम्न में से किसकी किस्म है। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा है मछली, तीसरा है फसल, चौथा है प्रवाल जिसे हम बोलते हैं कोरल। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, भैया बताइएगा आंसर कमेंट करके। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा, मछली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी शार्क, ऑप्शन नंबर डी चूहा। सो इसमें से आपको आंसर बताना है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा शार्क। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है चूहा, ऑप्शन नंबर बी गिलहरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। सो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22, डायनासोर थे स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने डिप्लोपोटेमस जाति को जन्म दिया, या ऑप्शन नंबर सी अंडा देने वाले स्तनपायी, ऑप्शन नंबर डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। इसमें से आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। सो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता। इसमें से आपको
एक ऐसा जीव बताना है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता। ऑप्शन नंबर ए हाइडा, ऑप्शन नंबर बी लीब, ऑप्शन नंबर सी तारामीन, ऑप्शन नंबर डी स्पंज। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पंज। ऑप्शन नंबर डी स्पंज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? ऑप्शन नंबर ए प्रवाल, ऑप्शन नंबर बी स्टारफिश, ऑप्शन नंबर सी अश्वमीन जिसे हम बोलते हैं सी हॉर्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी पेरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर डी एनीलिडा। सो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ इसका सही आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रित में मदद मिलती है? पहला ऑप्शन है केकड़ा, ऑप्शन नंबर बी गेम्बूसिया, ऑप्शन नंबर सी घोंगा, ऑप्शन नंबर डी डोंगफिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेम्बूसिया। ऑप्शन नंबर बी गेम्बूसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर डी यूग्लिना। सो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यूग्लिना आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। स्लीपिंग सिकनेस क्या पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए टाइकोमोनास, ऑप्शन नंबर बी टिपेनोसोम गेबियंस, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीलेंट्रेटा जो किंगडम है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी निडेरिया, ऑप्शन नंबर डी एनीलिडा। सो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निडेरिया। ऑप्शन नंबर सी निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? इसमें से आपको बताना है किसमें रक्त नहीं होता है पर तब भी वो सांस लेते हैं। कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है काकरोच, दूसरा है केचुआ, तीसरा है हाइड्रा, चौथा है कंगारू। इसमें से आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कोरल रीफ प्रवाल विभक्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर डी सी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी पेरीफेरा। सो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। अब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 32, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जेली फिश के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी फाइसेलिया, ऑप्शन नंबर सी एरेलिया, ऑप्शन नंबर डी ओवोलिया। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरेलिया। ऑप्शन नंबर सी अरेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चपटे कर्मियों फ्लैट वॉर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पहला आपका ऑप्शन है प्लेटे हेलमिंथीस, दूसरा है नीमेथेल्मिथ्रमीज, तीसरा है एनीलिडा, चौथा है मोलस्का। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा एसके हेलमिंथीस, सॉरी आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीस, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिटीमा पोर्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है फेरिथीमा पोस्टुमा किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए जोंक, ऑप्शन नंबर बी नेरिस, ऑप्शन नंबर सी केचुआ, ऑप्शन नंबर डी फीताकर्म। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केचुआ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्टुमा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कीटों में कितनी
जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। सो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 36, निद्रा रोग जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है? ऑप्शन नंबर ए सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर बी सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी खटमल, ऑप्शन नंबर डी जू जिसे हम बोलते हैं लूज। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसे हम बोलते हैं सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर ए सीसी मक्खी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्टोपस एक है, आपको बताना है ऑक्टोपस क्या है? ऑप्शन नंबर ए संधिपाद, ऑप्शन नंबर बी सुलचर्मी, ऑप्शन नंबर सी हेमिकार्डा, ऑप्शन नंबर डी मधुकवची। सो आपका सही आंसर हो जाएगा मधुकवची, आपका सही आंसर हो जाएगा मधुकवची, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा मधुकवची। क्वेश्चन नंबर 38, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कि डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाइला, ऑप्शन नंबर बी सीपिया, ऑप्शन नंबर सी टेरिडो, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 39, तारा मछली जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तारा मछली जिसे हम बोलते हैं स्टार फिश, तारा मछली जिसे हम बोलते हैं स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस्टेरियस, ऑप्शन नंबर बी होलोथुरिया, ऑप्शन नंबर सी एंडीडॉन, ऑप्शन नंबर डी समुद्री आर्चिन। सो आपका सही आंसर हो जाएगा एस्टेरियस, आपका सही आंसर हो जाएगा एस्टेरियस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए नथुना, ऑप्शन नंबर बी स्पेरिकल, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी गिल्स। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिल्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, समुद्री घोड़ा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी मोलस्का। सो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य, आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? आपसे पूछा गया है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन दे रखा है 100, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 200, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 300। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0, शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, उड़ने वाली छिपकली है, उड़ने वाली छिपकली आपको बतानी है कौन सी है? पहली है डेरको, दूसरी है ग्रेको, तीसरी है डिलोड्रोमा, चौथा है ऑफियोसोरस। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रैको, ऑप्शन नंबर ए ड्रैको सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पाबोकिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है पाबोकिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी मोर। सो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोर, ऑप्शन नंबर डी मोर पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पाबोकिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी वार्म ब्लडेड कौन सा है? आपको बताना है वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन सा है? पहला ऑप्शन है उड़ने वाली छिपकली, दूसरा ऑप्शन सांप, तीसरा है चमगादड़, चौथा छिपकली। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा एनिमल्स अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी मेढक, ऑप्शन नंबर डी तिलचट्टा। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेढक, ऑप्शन नंबर सी मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है?
ऑप्शन नंबर ए स्पाइडर बंदर, ऑप्शन नंबर बी बबून, ऑप्शन नंबर सी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर डी हीलर बंदर। सो आपका इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बबून, ऑप्शन नंबर बी। बबून बंदर सबसे बड़ा बंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका संबंध मोलस्का से है। पहला है हाइला, दूसरा है हेलियोटिस, तीसरा है हाइड्रा, चौथा है खरगोश। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलियोटिस, ऑप्शन नंबर बी हेलियोटिस। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोबरा, ऑप्शन नंबर बी वाइपर, ऑप्शन नंबर सी कोरल स्क्रैक, ऑप्शन नंबर डी अजगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजगर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अजगर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? आपको इसमें से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए खारे पानी का मगर, ऑप्शन नंबर बी ऑलिव रिडले टर्टल, ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ, जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रह गई हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उसी पे शेयर कर दीजिएगा। मैं आप सभी की सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों वीडियो एक बार फिर से कह देना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।